नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ामिनेशन का डेट अनाउंस हुआ है 15 दिसंबर, तो आप सभी के लिए जैसे कि 40 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स आपके जीएस और जीके मिलाकर और करंट अफेयर को मिलाकर के आने वाले। तो हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 40 35 मार्क्स कैसे स्कोर करना। तो एक स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगा कि 35 मार्क्स आप कैसे ला भी सकते हो, और 35 नहीं तो कम से कम आपको 30 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे। अब देखिए ये 40 के 40 जो मार्क्स आने वाले हैं, इस 40 में आपका कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन आपके जो है साइंस सेक्शन से रहेंगे। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा साइंस का सेक्शन का। और कम से कम 7 और मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से बनेंगे। मतलब 25 क्वेश्चन आपके जो हैं साइंस और करंट अफेयर से ही बनेंगे। तो मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको पहले तो ये सेक्शन कंप्लीट करा दूं, और उसके बाद जो आपका 15 क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन भी देखिए बड़ा सेलेक्टेड टॉपिक है। अगर आपने सही से पढ़ लिया, जो मैं आपको बताऊंगा एक स्ट्रेटजी में, आप वहां से स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो हम लोग सबसे पहले फिजिक्स का एक पहला जो हमारा जो एपिसोड होगा वो वेब तरंग। अब देखिए, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद सबसे पहले तो मैं बता दूं, एनटीपीसी में कुछ लड़के को डाउट है कि न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। तो भाई देखिए, टीसीएस पेपर लेने वाला है कम टाइम में। अगर वो जल्दी अगर पेपर लेगा 15 दिसंबर के पास, तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करे। हालांकि एनटीपीसी नॉन टेक्निकल वाला ये पोस्ट है, तो थोड़ा सा ये जो पोर्शन न्यूमेरिकल का कम हो सकता है, लेकिन फिर भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। 7 टाइप के न्यूमेरिकल इस टॉपिक से बनते हैं, वेब और तरंग। वो सातों के साथ पूछे हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन 7 टाइप के क्वेश्चन रेलवे ने यहाँ न्यूमेरिकल में बना है। वो सारे के सारे सातों क्वेश्चन मैंने आज बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चीज़ों को बताया है, और विथ प्रूफ मैं बताऊंगा कौन से शिफ्ट में कहाँ पे कौन से डेट में एग्जामिनेशन में पूछे गए। दूसरी बात, जो एनटीपीसी में अगर हम बात कर ले वन लाइनर, यानी कि जो कंसेप्चुअल, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि पिच डिपेंड करता है, यानी कि पिच जो होता है किसके ऊपर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तरंग दैर्घ्य के ऊपर। तो आपको इस प्रकार की एक सवाल बन जाएगी। उसी प्रकार आपको पूछ लिया जाएगा तरंग में किसका स्थानांतरण, तरंग में वेव में किसका ट्रांसफर होता है, पार्टिकल्स का, एनर्जी का। इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो वो हर एक चीज़ वन लाइनर हो, चाहे कंसेप्ट हो, चाहे थ्योरी हो, चाहे न्यूमेरिकल, मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया है। उसके बाद इस पीडीएफ को पढ़ लेने के बाद मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि कोई भी बुक आपको फिर से या फिर कोई भी एमसीक्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आपको लगानी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मोर देन सफिशिएंट है आज आपकी वीडियो। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फोकस स्टडी विद अभी टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा, मिल जाएंगे। 4000 के आसपास स्टूडेंट वहाँ पर भी है, और लिंक भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की। सबसे पहले हम लोग पूरा एक वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और एक चीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, कुछ नहीं, एक लाइक तो आपके तरफ से हो सकता है, और एक कमेंट सेक्शन में जाकर बस कमेंट कर दीजिए जय गुरु। ठीक है, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के याद करके एक कमेंट आपको करना है, जय गुरु। ठीक है, तो आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला एपिसोड होगा हमारा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि तरंग की डेफिनेशन को। ठीक है, इसको एक बार अगर हम लोग समझ लिए ना, तरंग बहुत ही इजी टॉपिक है, और एक अच्छे यहाँ से आपके एक क्वेश्चन फिक्स है एग्जामिनेशन में। तो हर एक टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझ लिए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवर्तकाल क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, और इसके बीच के जो रिलेशनशिप से जो क्वेश्चन बनती है, अगर आप इसको समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व आउट आप इजिली कर लोगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे तरंग। तो एक बार डेफिनेशन जो मैंने लिखा है शुद्ध देसी भाषा में चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद कंसेप्ट को लेकर के भी समझेंगे। मैंने यह लिखा है कि तरंग माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है, यानी कि हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों चीज़ लिखा है। माध्यम बोले तो मीडियम, और विक्षोभ बोले तो डिस्टर्बेंस। सिंपल सा एक बात यहाँ बताया गया कि तरंग क्या है, एक डिस्टर्बेंस है। एक डिस्टर्बेंस है तरंग, जिसमें माध्यम के कण यानी जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहीं से आपके पूछे गए थे, डेफिनेशन से ही एनटीपीसी 2015 का पेपर उठाइएगा, आपको मिल जाएंगे। क्या पूछा गया था कि तरंग में किसका स्थानांतरण होता है, मतलब कि ट्रांसफ़र किसका होता है, पार्टिकल्स का, एनर्जी का, या दो ऑप्शन कुछ और आपको दिए हुए थे। तो आपको याद रखना ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। अब हम समझेंगे वेब होते क्या हैं। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने बताया मीडियम। अब देखिए मीडियम कुछ भी हो सकता है, आपका एयर भी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है, या अदर कोई भी लिक्विड फॉर्म वो आपका मीडियम हो सकता है। तो मैं आपका एक छोटा सा मीडियम एग्जांपल लेता हूँ। मीडियम मैंने ले लिया है वाटर को, ठीक है। अब ये जो मीडियम है वो आपका किससे बने हुए हैं, पार्टिकल कण से बने हैं। यानी कि वाटर जो है, वाटर में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। जिस तरह से आप जो गोले देख रहे होंगे वो पार्टिकल्स है। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं पूरी चीज़ें बहुत आसान भाषा में आपको समझा दूंगा। अब हुआ क्या, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे वाटर का ये पार्टिकल, मतलब ये वाटर है, सिंपल समझिए। और ये वाटर किससे बने हैं, कई सारे पार्टिकल से मिल करके बने हुए हैं। अब मैंने क्या किया है, एक पत्थर उठाया है, पत्थर पे मैंने क्या किया, इस पत्थर पे एनर्जी लगाया है। इस एनर्जी को मैंने पत्थर को मैंने जब फेंका तो अपने एनर्जी को मैंने क्या किया, ट्रांसफर किया किसके ऊपर, पत्थर पे। अब यार पत्थर में तो कोई एनर्जी नहीं था, मैंने पत्थर को उठाया और अपना एनर्जी पत्थर को दिया, और ये पत्थर गया इस पानी पे। अब इस पानी पे गया तो चीज़ों को समझिएगा, ये पत्थर क्या किया, इस यहाँ से ये पत्थर, यहाँ से मेरा एनर्जी कहाँ चला गया, पत्थर में, और ये पत्थर से एनर्जी कहाँ चला गया, वाटर के पार्टिकल्स में। अब ये जो पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर दूँ ये आपका क्या, पत्थर, यहाँ पे एनर्जी था इस पत्थर में। अभी वाटर में तो कोई एनर्जी नहीं था। ये पत्थर जैसे ही पानी में आया, ये आप देख रहे होंगे, ये पत्थर है यहाँ पे, ये आया तो इसने क्या क्या एनर्जी का ट्रांसफ़र कर दिया ये पार्टिकल में। और ये जब पार्टिकल्स में, यहाँ पे जब एनर्जी आया, कहाँ से आया, पत्थर से पार्टिकल्स में एनर्जी आया, तो ये पार्टिकल में जैसे ही एनर्जी आया तो ये जो पार्टिकल्स थे, यहाँ ये एक छोटा सा और मैं समझा दूँ, जैसे कि मैं थोड़ा सा फिगर क्लियर यहाँ करके बना दूँ। ये आपका पत्थर है, यहाँ पे मैंने अपना एनर्जी इस पत्थर पे दिया, ये पत्थर इसने अपना एनर्जी यहाँ पे इस पार्टिकल पे दे दिया। ये किसका पार्टिकल है, वाटर का। अब ये एनर्जी, ये पार्टिकल्स क्या क्या, ये एनर्जी का ट्रांसफ़र इस पे कर दिया, ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपने क्या देखा, किसका ट्रांसफ़र आपने देखा, ये एनर्जी का आपने ट्रांसफ़र देखा। और कैसे ट्रांसफ़र हुआ, पार्टिकल के थ्रू ट्रांसफ़र हुआ, ना कि पार्टिकल क्या, पार्टिकल ये यहाँ से वहाँ चला गया, ये वहाँ से वहाँ गया, ये वहाँ से वहाँ गया, नहीं, लेकिन यहाँ से वहाँ कौन गया, तो आपका एनर्जी गया। तो यही जो एनर्जी आपका ट्रांसफ़र हुआ, एक वेब के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ। आपने देखा कि कैसे ट्रांसफ़र हुई, आपका एक वेब के फॉर्म में ट्रांसफ़र हुआ। तो यही आपका वेब है। और वेब में क्या ट्रांसफ़र हुआ, तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, ना कि पार्टिकल का ट्रांसफ़र हुआ। तो बहुत लोगों का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होता कि वो कण यानी कि पार्टिकल स्टिक करके आ जाते। तो वही लिखा है कि किसी भी माध्यम में क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता था। आपने देखा कि इस तरह का एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, कैसे हुआ, जब पार्टिकल्स में क्या आया, एनर्जी आया। एनर्जी आने से पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी आया उसने क्या किया, एनर्जी को ट्रांसफ़र किया, जिसके कारण एक डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिला। और ये जो डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिला, इसमें किसका आपको ट्रांसफ़र देखने को मिला, एनर्जी का ट्रांसफ़र देखने को मिला। तो यही आपका क्या है, तरंग है। तो इस फिगर के माध्यम से मैंने वही बताया है कि यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र किया गया और यहाँ से फिर एनर्जी आया वाटर के पार्टिकल में। तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी मतलब मेनली अगर मैं बताऊँ आपका एग्जामिनेशन में जो पूछा जाएगा, किसका ट्रांसफ़र होता है, वेव में, तरंग में, तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, ना कि पार्टिकल्स का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये क्लियर हो गया। आगे हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर वही लिखा हुआ कि देखिए पत्थर आया, अपनी एनर्जी से वाटर के पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ठीक है। जो वाटर का पार्टिकल था यहाँ पे कैसे इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, एक एनर्जी के थ्रू डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। और पार्टिकल का अपने इर्द गिर्द क्या करना, ये अपने आसपास यहाँ क्या करना, दोलन करने लगा इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। और वो दोलन जो करने लगा उससे क्या हुआ, तरंग का निर्माण हुआ। और तरंग में क्या चीज़ ट्रांसफ़र, आपको जो तरंग का निर्माण हुआ वो कैसे हुआ, उसमें एनर्जी का ट्रांसफ़र आपको देखने को मिला था, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम दो तरह की तरंग की बातें करेंगे, एक तो होगा आपका मैकेनिकल वेव, एक होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, इसे हम कहते हैं हिंदी में, आप इसे लिख लेंगे या फिर मैंने यहाँ पे भी नीचे लिखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों। तो मैकेनिकल वेव से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। तो याद रखिएगा, इसको बिना माध्यम की ये तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती है। तो याद रखिएगा मीडियम की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपका बन गया है इस एक लाइन से, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वेव में। दूसरा क्वेश्चन, मैकेनिकल वेव के लिए क्या आवश्यक होती है, तो माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कैसी वेव है, तो मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक वेव है, पूछा गया सवाल है ये। उसके बाद ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता है कि जब इसे मीडियम की आवश्यकता है तो क्या ये निर्वात यानी कि वैक्यूम में क्या ये ट्रेवल कर सकती है, तो नहीं ट्रेवल कर सकती है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम बात कर ले तो यही ध्वनि। अब आज हम लोग जैसे तरंग खत्म करेंगे तो नेक्स्ट हम लोग जो है साउंड को खत्म करेंगे। तो साउंड भी क्या है, एक वेव है। वो कैसा वेव है, मैकेनिकल वेव है, ठीक है, क्लियर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर ले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पूछा गया क्या है कि ये
मतलब इसमें हम क्या जानेंगे कि इसको क्या होता है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी मीडियम, चाहे वहाँ पे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे ना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या कर सकते हैं, आप उसे उत्पन्न कर सकते हो। एग्जांपल जैसे लाइट, क्या आपको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद अब आपको पता है कि कोई मीडियम क्या होती है, ये निर्वात में भी क्या कर सकती है, इसे क्या कर सकते हैं, इसे उत्पन्न कर सकते हैं या फिर ये फ्लो कर सकती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ से। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे सबसे पहले मैकेनिकल वेव के बारे में, और उसके बाद कल हम लोग साउंड, यानी कि 2 टॉपिक खत्म कर लेंगे। आज तो हम लोग वेव खत्म कर लेंगे, वेव में मैकेनिकल वेव हम लोग 2 खत्म करेंगे। एक तो हो गया आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक हो गया ट्रांसवर्स वेव यानी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और उसके बाद हम लोग फिर साउंड खत्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रकाश, लाइट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, आगे की बातें चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर ले मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग, यहाँ पे 2 तरह के वेव होती है। ये मैकेनिकल वेव, सबसे पहले तो हमने देखा वेव को 2 भाग में बांटा, एक तो हो गया आपका मैकेनिकल वेव, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब मैकेनिकल वेव को भी हम 2 भाग में बांट रहे हैं, एक क्या हो गया आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव, एक हो गया आपका ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग, और ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, तो हम समझेंगे कि अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंग की। ठीक है, तो ये आपका अनुप्रस्थ तरंग है। आप इस फिगर को एक बार देख लीजिए, ये आप फिगर जो देख रहे होंगे इस तरह से, ये आपका क्या है, जो रेड कलर आपको जो दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, आपका तरंग है, यानी कि ये वेव है। और ये कौन सा वेव है आपका, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पार्टिकल्स किसका, मीडियम का पार्टिकल्स। जैसा अभी हमने आगे पढ़ा था वाटर की पार्टिकल्स, यानी कि कोई भी मीडियम होगा। अब ये देखिए कोई भी वेव, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैकेनिकल वेव के लिए क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। तो अनुप्रस्थ तरंग कैसी वेव है, तो मैकेनिकल वेव है। तो अनुप्रस्थ तरंग वहीं पर उत्पन्न होगी जहां पर कोई मीडियम होगी। अब कोई मीडियम होगी तो वो किससे बनी हुई होगी, कोई वाटर मीडियम हो ले सकते हो, या एयर की मीडियम ले सकते हो, कोई भी मीडियम होगी। तो वहां पे पार्टिकल्स, वो मीडियम जो बना होगा पार्टिकल से बना होगा। तो पार्टिकल्स और वेव, यानी कि पार्टिकल्स और वेव एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत, यानी कि परपेंडिकुलर कंपन करेगी। अगर ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये पार्टिकल्स है, और ये जो आपका कंपन कर रही है, ये कैसे कंपन करेगी, वेव के परपेंडिकुलर। ये आपका वेव हो गया, तो ये आपका पार्टिकल्स, ये कितना डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री, यानी कि क्या है, परपेंडिकुलर। तो ऐसी वेव को हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। देसी भाषा में बात कर ले तो तरंग ऊपर नीचे चलता हो। ठीक है, तरंग ऊपर नीचे जो चलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग। जैसे कि हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे फिगर में, ये जो अनुप्रस्थ तरंग आपको देखने को ये जो मिल रहा है, यहाँ पर आप देखोगे क्या, तो ये जो वेव, ये जो, एक बार जूम कर दूं मैं, यहाँ देखिए जो ब्लैक कलर को आप, ये जो आप ब्लैक कलर का ये जो आप बीच में देख रहे होंगे ना, यहीं पे ये क्या है, आपका पार्टिकल्स है। जो मीडियम है ना, मीडियम का जो पार्टिकल्स है, ये जब आपने कोई यहाँ पे एनर्जी हमने कोई प्रोवाइड किया, तो यहाँ का जो पार्टिकल था इस प्रकार से ऊपर नीचे इस प्रकार से ऊपर नीचे क्या करने लगा, वाइब्रेट करने लगा, कंपन करने लगा, और उसके कारण जो तरंग उत्पन्न हुई, वेव जो उत्पन्न हुई, वो इस प्रकार से वेव उत्पन्न हुई। तो आप देख रहे होंगे ये पार्टिकल्स और ये वेव, ठीक है, इसके बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा, तो 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, यहां से सवाल पूछा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग जो होती है, इस तरह से आपका डेफिनेशन पूछा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग होती है कण और तरंग के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, या फिर तरंग और पार्टिकल के बीच 0 डिग्री का एंगल बनाती है, या दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग क्या हो गया आपका, ट्रांसवर्स वेव क्या हो गया, पार्टिकल और वेव के बीच में कितना डिग्री, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होती है। अब यहाँ से ये आपका पूछा हुआ सवाल एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, एएलपी में और जेई में पूछा। आप सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये लाइन है आपका, देखिए अनुप्रस्थ तरंग केवल, अब इसका मैं आपको दिखाऊंगा भी, आपको मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया हूँ डेट, वो कैसे पूछा गया है आपके क्वेश्चन ग्रुप डी में, देखिएगा अगर चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी तो। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस पदार्थ एवं द्रव की ऊपरी सतह पर ही होता है, या द्रव की ऊपरी सतह पर ही उत्पन्न होती है। एकदम गांठ बांध लीजिए इस चीज़ को, इस लाइन को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपका।
अनुप्रस्थ तरंग क्या है, केवल ठोस पदार्थ में, केवल ठोस पदार्थ में उत्पन्न होता है और द्रव की, याद रखिए यहाँ पे द्रव की, यहाँ पे मैंने लिखा है द्रव की ऊपरी सतह पर ही होता है। अनुप्रस्थ तरंग केवल ठोस पदार्थ या फिर द्रव की ऊपरी सतह पर होता है, गैस में और द्रव में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। अब बोलोगे सर यहाँ आपने कहा द्रव, तो मैंने यहाँ कहा द्रव की ऊपरी सतह, ये जैसे कि आपका कोई वाटर है, ये पानी है, तो इसके ऊपरी सतह पर जो वेव फॉर्म करेगी उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग, या फिर ठोस हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिक्विड के अंदर, समुद्र के अंदर लहरें, वो कैसी लहरें होगी, क्या अनुप्रस्थ तरंग होगी? नहीं, क्योंकि द्रव के अंदर ये तरंग उत्पन्न ही नहीं होगी। तो यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जामिनेशन में। तो अनुप्रस्थ तरंग केवल उत्पन्न होती है ठोस पदार्थ या द्रव की ऊपरी सतह पर, गैस में हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं और द्रव में उत्पन्न नहीं की जा सकती है, ठीक है। ये फिगर क्लियर है। अब आपसे पूछा जाएगा श्रृंग और गर्त, देखिए इंग्लिश में इसको एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल में, ट्रफ और क्रस्ट कहते हैं इसे, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये याद रखिएगा, श्रृंग और गर्त जो है बनता है, ये इसकी उत्पत्ति होती कौन सी तरंग में, तो अनुप्रस्थ तरंग में, याद रखिएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सारे अनुप्रस्थ तरंग है। लाइट, प्रकाश भी आपका कैसा है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश, जब लाइट हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी बातें करेंगे, तो याद रखिएगा सभी विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए अगर थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड किया ना, यहाँ पे कैसे पूछेगा, अनुप्रस्थ तरंग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दे देगा, कण और वेव दोनों एक दूसरे के बीच में लंबवत बनाती है, या फिर दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनती है। दूसरा, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। तीसरा, ये ठोस में प्रवाह कर सकती है। चौथा, ये द्रव में भी प्रवाह कर सकती है। तो ये क्या होती है, द्रव में प्रवाह नहीं कर सकती। तो पूरा का पूरा मैंने यहाँ लिख दिया है, क्लियर होगा आपका अनुप्रस्थ तरंग क्या हो गया। अब हम बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा वीडियो को। आपका शेयर, आपका सपोर्ट अगर बना रहा तो बहुत अच्छे से हम लोग साइंस सेक्शन ही नहीं, जीके का सेक्शन आपने देखा होगा हमारे चैनल में, काफ़ी सारे वीडियो को भी बहुत अच्छे से 35 स्कोर आपको ईजिली मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मुझे पता है उतनी चीज़ें वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है, कोशिश करूँगा, सपोर्ट रहा तो मैं कंटिन्यू भी करूँगा इसे पूरा अच्छी तरह से। और एक एक वीडियो जो मैं डालूंगा बिल्कुल मेहनत, और एक कंटेंट ऐसा नहीं कि एरा गैरा जैसे खाना परोस जैसा काम करके मैं निकल जाऊँगा। बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे, या फिर अनुदैर्ध्य तरंग। सिंपल सी सरल भाषा में ये मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ, इससे आप समझ जाइए, इसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इस तरह से कंपन करेगा, ठीक है, इस तरह से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग हो गया। और ये आपका जो था अनुप्रस्थ तरंग, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी ऊपर नीचे, और ये वेव जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका वेव हो जा रहा है, ये आपका वेव जा रहा है। तो आप देखिए, समझ सकते हो कि वेव के डायरेक्शन में, वेव के पैरेलल ही ये आपका जो हो क्या है, पार्टिकल्स, ठीक है, पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो आपका पार्टिकल्स कंपन कर रहे हैं वेव के किसके, 90 डिग्री में, ठीक है। तो यही आपका हो गया अनुप्रस्थ तरंग जो हम लोग पढ़े। और आपका अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो गया, आपका पार्टिकल्स और वेव दोनों जो था पैरेलल कंपन करते। तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो आगे और पीछे। तो जब पार्टिकल्स आगे जा रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। और जब पार्टिकल्स पीछे आ रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विरलन। अब ये एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है कि संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंग में या फिर अनुदैर्ध्य तरंग में। श्रृंग और गर्त उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंग में या अनुदैर्ध्य तरंग में। तो श्रृंग और गर्त उत्पन्न होती है अनुप्रस्थ तरंग में, संपीड़न और विरलन उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंग में। अनुदैर्ध्य तरंग बोले तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में। क्लियर है मेरे भाई। तो ये तरंग जो होती है आपका ठोस में भी आप इसे उत्पन्न कर सकते हो, द्रव में भी उत्पन्न कर सकते हो, गैस, यानी कि तीनों में इसको आप इसे उत्पन्न कर सकते हो इस वेव को। और ये दोनों, ये जो पार्टिकल्स यानी मीडियम का जो पार्टिकल्स यानी कि कण है और वेव जो होगा, ये क्या होगा, दोनों पैरेलल। आप देख सकते हो दोनों पैरेलल है। ये वेव देखो भैया, ये आपका पार्टिकल्स हो गया, ठीक है। ये पार्टिकल्स आगे मूव किया और ये पार्टिकल्स पीछे मूव किया, और इससे क्या हुआ, आपका वेव उत्पन्न हुआ। तो आप देखिए वेव का डायरेक्शन कैसा है, इधर ही आपका वेव का डायरेक्शन भी है, और पार्टिकल्स का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। तो दोनों के बीच क्या है, कैसा डिग्री एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर मतलब फ्लो कर रहा है, मतलब इक्वल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। बस यही आपके सवाल यहाँ से बनेंगे। अब यहाँ से आपके एग्जाम्पल, तो अनुप्रस्थ तरंग का मैंने एग्जांपल आपको बता दिया क्या, कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है ये सभी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि लाइट भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, सभी आपके ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। याद रखना ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही आपके क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हुए थे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था। अनुदैर्ध्य ध्वनि कैसा तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग। बहुत बार रिपीट हुआ ग्रुप डी में ये सवाल आया, और एनटीपीसी में आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो ये सवाल, ठीक है। उसके बाद
ये सवाल आपके ग्रुप डी में पूछा गया था कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर, आप देखिए समुद्र है ये आपका, देखिए देखिए मेरे भाई, ये है आपका समुद्र और यहाँ पे विस्फोट किया गया है अंदर में, तो यहाँ पे जो लहरें उत्पन्न हुई है, तो सिंपल सी बात है, समुद्र क्या है, द्रव है, तो द्रव में क्या हम अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होगा। तो पूछा गया था कि विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर निर्मित लहरें कौन सी थी, कैसी लहरें होगी, अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग? तो अनुदैर्ध्य तरंग। अब आप इसको सर्च कर लीजिएगा, ग्रुप डी का पहला दिन या फिर दूसरा या तीसरा दिन, यही 3 दिन के अंदर में ये सवाल पूछा गया है। एनटीपीसी का आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे वाले सेट में जब जाइएगा तो ये वाला सवाल पूछा गया है, तरंग में कौन क्या चीज़ का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। उसके बाद आपका ये मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है कि नहीं, ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। अनुप्रस्थ तरंग से ये आपका पूछा हुआ सवाल यहाँ से, ठीक है। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब बहुत अच्छा कंसेप्ट और न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनेंगे। तो जो आपका थ्योरेटिकल 1 लाइनर फॉर्म में जो बन सकते तो मैंने बता दिया। अब एक यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म्स, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको न्यूमेरिकल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, न्यूमेरिकल्स बनाने एग्जाम में, तो आप यहाँ से ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। बात करते हैं एम्पलीट्यूड। आयाम होते क्या है? देखिए आयाम कुछ नहीं समझना है, कोई भी तरंग जितना मैक्सिमम दूरी, कितना भी मैक्सिमम दूरी जो अपना मैक्सिमम डिस्टेंस तय करेगी, जैसे कि मैंने एक तरंग का ये आपका फिगर बना दिया, ये आपका एक तरंग है, तो ये तरंग जो आप देखें ये कहाँ मैक्सिमम इसका इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या इसको आप मैक्सिमम डिस्टेंस बोलोगे? नहीं, ये आपका बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो उसने तरंग ने कवर किया, यही आपका क्या हो गया? आयाम हो गया, यानी कि एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है मेरे भाई, क्लियर। उसी प्रकार अगर हम नेगेटिव में जाएंगे तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। तो एक फिगर के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने एक वेव बना दिया, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड, ये आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये हो गया माइनस ए, ये हो गया आपका प्लस ए। तो कोई वेव का मैक्सिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम है ना, ये वेव जो मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ, ये ए है, ए से नीचे, ये तो पूरा ए से कम ही होगा। तो ये यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना वैल्यू, ए से कम आएगा, यहाँ जाएंगे तो ए से कम होगा, यहाँ भी जाएंगे तो ये फिर देखिए ए से कम है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस, इस वेव ने जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया वही उसकी एम्पलीट्यूड होती है। तो वही मैंने यहाँ बताया कि तरंग द्वारा तय की गई मैक्सिमम डिस्टेंस यानी मैक्सिमम दूरी, यही होती है एम्पलीट्यूड। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ से भाई, क्लियर। लेकिन ये टर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ बस क्लियर कर लो। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे भर के क्वेश्चन, 3 सवाल न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे गए हैं और 2 क्वेश्चन आपके जो है थ्योरेटिकल टाइप के, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी से केवल 5 क्वेश्चन। आप सोच सकते हो कि फ्रीक्वेंसी से केवल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशन में। बारीकी से समझेंगे हम इसे बिल्कुल, और एकदम रटना नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा 110% गारंटी के साथ, बस साथ आपका होना चाहिए। देखिए फ्रीक्वेंसी होता क्या है, फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले तो हम डिनोट कैसे करते हैं, एक तो आप ऐसे स्मॉल एफ से भी डिनोट कर सकते हैं, कई जगह आपको एन भी देखने को मिलेगा और कई जगह आपको ये जो भी है इस तरह से टेढ़ा देखने को मिलेगा। तो ये तीनों कहीं भी इस तरह से देखने मिल जाए तो आप समझ जाइए ये किसको डिनोट कर रहा, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा। तो कोई भी तरंग, किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा भी, ठीक है भैया, मुझे समझ में आ गया कि आपको समझ में नहीं आया। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी होता क्या है कि देखिए ये आपका वेव है, ठीक है। अब ये वेव जो मैंने बनाया है, ये वेव क्या, ये आपको वेव क्या दोलन करते हुए आपको, ठीक है, ये वेव क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। लेकिन ये वेव जो दोलन कर रहा है यहाँ पे मैंने लिख दिया 5 हर्ट्ज। अब इस 5 हर्ट्ज के मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ये 5 हर्ट्ज बोलना क्या चाह रहा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज, ये क्या बोलना चाह रहा। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के डेफिनेशन को समझिए। यहाँ मैंने लिखा है कि किसी भी तरंग के द्वारा ये वेव किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकेंड में किए गए दोलन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये वेव इस प्रकार से 3 बार, यानी कि आपको यहाँ पे लिखा मिल गया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3 हर्ट्ज, यानी कि आपको इस तरह से देखने को मिल गया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 3 हर्ट्ज। इसका मतलब ये आपको समझ जाना चाहिए कि कोई भी तरंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, मतलब क्या है कि ये तरंग जो है 1 सेकेंड में कितना बार दोलन किया है, तो 3 बार दोलन किया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ 5 हर्ट्ज, इसका मतलब आपको क्या समझ में आना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी तरंग के द्वारा 1 सेकेंड में ये तरंग कितने बार दोलन किया है 1 सेकेंड में, तो 5 हर्ट्ज लिखा, यानी कि 5 बार दोलन किया है, तो यही फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी के ऐसा यूनिट क्या हो गया आपकी, हर्ट्ज। ये आपका यूनिट पूछा गया था और दूसरा आपका डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा गया, तो ये 2 क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल टाइप से बन गए।
यानी कि 1 सेकेंड में कितना बार तरंग ने दोलन किया, वही आपका फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकेंड में तरंग के द्वारा तय की गई दोलन की संख्या को ही तरंग के द्वारा तय की गई दोलन की संख्या 1 सेकेंड में कितनी है, वही उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देकर समझा दूँ। यहाँ पे मैंने लिखा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज। आपको समझ जाना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज ये बोलना क्या चाहता है। ये बोलना ये चाहता है कि कोई भी एक तरंग है जो 1 सेकेंड में कितना बार दोलन किया है, 5 बार दोलन किया है। 5 बार दोलन करने का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 बार दोलन किया है, ठीक है। उसी प्रकार अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 330 हर्ट्ज आपको देखने को मिल गया, तो इसका मतलब आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन में देखते हैं कि इसका मतलब क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी तरंग है जिसकी फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, मतलब कि ये तरंग जो है 1 सेकेंड में कितना बार दोलन कर सकती है, तो 30 बार दोलन कर सकती है, ठीक है, क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा। अब देखिए रेलवे में पूछा गया सवाल पूरा का पूरा प्रूफ के साथ ग्रुप डी में पूछा गया है 17 तारीख को शिफ्ट 3 में। उसके बाद ये देखिए 2 3 न्यूमेरिकल इससे बनेंगे आपके। अब पहला न्यूमेरिकल देखते हैं कि किसी माध्यम में एक ईजिली क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्लियर किया। ये पूरा डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं सारे। किसी माध्यम में किसी भी मीडियम में एक कण एक पार्टिकल इंग्लिश वाले 2.5 सेकेंड में 40 कंपन, यानी किसे वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, 40 कंपन पूरा करता है। यानी बोला गया है कि कोई एक तरंग है, ठीक है, कोई एक तरंग है जिसमें पार्टिकल जो है 2.5 सेकेंड में कितना कंपन पूरा करता है, तो 40 कंपन पूरा करता है। बोला गया है 2.5 सेकेंड में 40 कंपन पूरा करता है। तो पूछा गया तरंग की आवृत्ति क्या, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं कि 1 सेकेंड में वो कितना दोलन करेगा। तो 2.5 सेकेंड में 40 दोलन करता है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 40/2.5। इसे एक यहाँ से एक जीरो बैठाएंगे तो 16 हर्ट्ज। तो वही किया मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, किसी क्वेश्चन बोला गया फिर से एक बार, जो कमजोर स्टूडेंट है, किसी माध्यम में कण 2.5 सेकेंड में 40 कंपन। तो मैंने लिखा कि 2.5 सेकेंड में कितना कंपन करता है कोई वेब, 40 कंपन करता है। तो पूछा गया तरंग यानी कि उस वेब की आवृत्ति क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 1 सेकेंड में कोई वेब कितना बार दोलन करता है। तो हमको पता है कि 2.5 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, तो 1 सेकेंड में 40/2.5, इसको सॉल्व कर दीजिए डिवाइड करके, तो 16 हर्ट्ज यही आपका आंसर हो जाए। यानी कि 1 सेकेंड में ये जो वेब था, इसका वेब का जो पार्टिकल कण था वो कितना बार दोलन किया, तो 16 बार दोलन किया। आप आपके एग्जामिनेशन में आप जाकर देखिए, प्रीवियस ईयर के सेट उठाइए, ये डेट में जाइए, आपको ये क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। एक और सवाल, थोड़ा सा बस इसको आगे पीछे कर दिया लाइन को, बस देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 30 दोलन करने में कोई वेब के पार्टिकल्स को 6 सेकंड लगता है, तो आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकंड में तरंग के द्वारा तय की गई दोलन की संख्या को, तो हम बस 1 सेकंड का निकाल लेंगे। तो हमको दिया गया 6 सेकंड में 30 दोलन करता है, तो हमने लिख लिया 6 सेकंड में 30 दोलन करता है। हमें भाई फ्रीक्वेंसी निकालनी, यानी कि 1 सेकंड की निकालनी है, तो 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे 30/6, यानी कि 5 हर्ट्ज। यानी कि ये जो आवृत्ति इसकी है, यानी कि इस तरंग की जो पार्टिकल्स यानी कि जो कण है, ठीक है, जो कण है वो 1 सेकंड में 5 बार दोलन करती है, यही इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में पूछा गया। अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, लड़कों ने एकदम गलती क्यों कर दिया, अब इसको देखिएगा थोड़ा सा जल्दबाजी में। यहाँ पे लड़कों ने गलती किया कि कोई एक तरंग है 1 घंटे में 7200 कंपन करती है, कंपन पूरा करती है, तो आवृत्ति क्या होगी। अब यहाँ लड़कों ने देख लिया कि 1 घंटे देख लिया, एक देखा यहाँ पे, एक देखा, ये घंटे छोड़ दिए इन्होंने, और 1 घंटे यहाँ पे क्योंकि सब रटे हुए कि 1 सेकंड में जितना बार दोलन करता है, तो बस ऑप्शन भी आपका 7200 दिया हुआ था, 7200 टिक करके सब तुरंत निकल गया। लेकिन चीज़ों को यहाँ देखिए कि यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि यहाँ घंटा है, तो 1 घंटा में यानी कि 1 घंटे में 7200 दोलन करती है, यानी कि इसका सेकंड निकालेंगे 3600 सेकंड में कितना होगा, 7200 बार दोलन करती है, तो 1 सेकंड में कितना, 2 बार, यानी कि 2 हर्ट्ज इसका आंसर होगा, क्लियर भाई। तो फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड की, यानी कि आवर्तकाल की। इससे भी डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक।
तो क्या है, आवर्तकाल को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन आपके पूछेगा, हाँ एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ग्रुप डी में पूछा गया हुआ था, एकदम श्योर शॉर्ट है, इस बार फिर से पूछा जाएगा यहाँ से। किसी तरंग को एक दोलन करने में, ये आपका एक दोलन करने में, ठीक है, ये आपको एक दोलन करने में, कोई भी वेव के पार्टिकल्स को एक दोलन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि आवर्तकाल कहते हैं। इसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो वही लिखा हुआ कि किसी तरंग को एक दोलन पूरा करने में जितना समय, एक दोलन, और वहाँ हमने क्या पढ़ा फ्रीक्वेंसी में, 1 सेकेंड में जितना दोलन होता है, और यहाँ पे ये एक दोलन में जितना समय लगता है उसे हम क्या करते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। यानी कि देखिए सिंपल सा है कंसेप्ट, ये एक दोलन हो गया वेव का, तो ये एक दोलन कंप्लीट करने में कितना समय लगा, इसे ही हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इसका यूनिट आपको याद रखना है, पूछा जाएगा किसी भी वेव की आवर्तकाल का एसआई यूनिट होता है, या आवर्तकाल की एसआई यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है, हर्ट्ज होती है, इस तरह से सवाल आपको पूछेंगे। क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 दोलन करने में 50 सेकेंड लगता है तो आवर्तकाल है, ठीक है। हाँ तो भाई 50 सेकंड लगता है 25 दोलन करने में, आवर्तकाल पूछा गया। तो आवर्तकाल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक दोलन निकाल लेंगे, एक दोलन करने में जितना समय लगेगा वही उसका आवर्तकाल हो जाएगा। तो हमको दिया है कि 25 दोलन करने में 50 सेकंड लगता, तो एक दोलन में करने में 50/25 यानी 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड इस वेव का कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, क्लियर। तो बहुत इजी सवाल है, बस डेफिनेशन के ऊपर। अब आते हैं वेवलेंथ, और यहाँ से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपके, बहुत अच्छे से सवाल बनेंगे। देखिए यहाँ से आपके टोटल 3 सवाल बनेंगे, और ये सवाल आपका नोड वाला, एंटी नोड और नोड वाला यहाँ से, बस इसके बाद खत्म आपका क्लास आज का। तरंगधारी के बारे में हम लोग बात कर लें मेरे भाई। तो 2 क्रमागत श्रृंग और गर्त, आपको पता है कि श्रृंग और गर्त क्या होता है, ठीक है। श्रृंग ये हो गया, गर्त ये हो गया श्रृंग, और ये हो गया गर्त। तो बोला गया 2 क्रमागत श्रृंग, ये 2 क्रमागत श्रृंग, लगातार श्रृंग या फिर 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को ही हम क्या करते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, लेमडा कहते हैं। तो यही लिखा हुआ कि 2 क्रमागत श्रृंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी, या फिर तो ये श्रृंग और गर्त किस में होगा, अनुप्रस्थ में होगा। और अनुदैर्ध्य में आपको, अनुदैर्ध्य तरंग में आपको मैंने क्या बताया था, संपीड़न और विदलन वाले कणों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तरंगदैर्ध्य कहेंगे। तो ये वेवलेंथ होता है। इसका यूनिट आपसे पूछा जाएगा, एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, मीटर भी होता है और एंगस्ट्रम भी होता है। छोटी दूरी के लिए हम लोग एंगस्ट्रम यूज करते हैं, ये वैल्यू आपका एनटीपीसी में पूछा गया, देखिए मैंने लिखा भी है। 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर भी होता है। देखिए किस तरह के सवाल आपके एग्जामिनेशन पूछे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इतना ऊपर लेवल तक पढ़ के जाएंगे और ईजी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे क्योंकि उनको पता है कि लोग किसको स्किप करते। तो हर एक चीज़ को छोटे से लेकर बड़े तक मैंने यहाँ पे कवर किया है आपको। तो वही चीज़ यहाँ बताया कि 2 क्रमागत, ठीक है। एक फिर से मैं आपको फिगर में समझा दूँ, ये क्या हो गया श्रृंग, ये क्या हो गया आपका गर्त। तो ये 2 लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं, या फिर 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी को, या फिर हम अगर बात कर ले इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया संपीड़न, ये हो गया विदलन। तो 2 लगातार संपीड़न, ठीक है, या फिर 2 लगातार विदलन के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, क्लियर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया था कि आवर्तकाल और आवृत्ति के गुणनफल का मान होता है 1 होता है, 1/2 होता है, 0.5 होता है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो देखिए यही आपका रिलेशनशिप इस तरह से नहीं पूछ करके आपको किस तरह से पूछ लिया कि आवर्तकाल और आवृत्ति के गुणनफल का मान कितना होता है, 1 होता है, एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल। तो n इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t होता है। तो n को यहाँ पे t में ले गए, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो n × t इक्वल्स टू 1। तो n क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका, देखिए n क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया, आवृत्ति हो गया, t क्या हो गया, आवर्तकाल। इन दोनों का गुणनफल का मान कितना है, 1। तो यही इन दोनों गुणनफल का मान कितना होगा, तो 1 होगा, क्लियर। तो ये एक रिलेशनशिप, और ये एक रिलेशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट, किस किस के बीच रिलेशनशिप, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स अगर आ गए तो आप फंसोगे, और बहुत बार भर के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपका। तो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, या फिर तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, इन तीनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, v = n × लैम्डा। कोई एक चीज़ दे दिया हुआ रहेगा, n दे दिया हुआ रहेगा, लैम्डा दे दिया होगा, वेलोसिटी पूछ लिया जाएगा, लैम्डा दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, आपसे लैम्डा पूछ लेगा। तो कुछ भी दे देगा,
या फिर ये नहीं भी दे करके आपसे मैं बताऊंगा अभी कि कैसे आपसे पूछा गया था सवाल। तो ये तो रिलेशनशिप हो गया, ये तीनों के बीच में, किसके बीच, वेलोसिटी के बीच, फ्रीक्वेंसी के बीच और वेवलेंथ के बीच में। आया कैसे, वेव बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। आप देख सकते हो इसका डेरिवेशन भी मैंने कर दिया है। तो दूरी आपका डिस्टेंस क्या होता है, दो स्ट्रिंग यानी दो गर्त के बीच की दूरी कितना होता है, तो लैम्डा होता है। समय यानी कि 1/t कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि n इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t होता है। यहाँ देख सकते हैं n इक्वल्स टू क्या होता है, 1/t होता है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया। तो ये जो आपका था 1/t को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, n लिख दिया, और ये लेमडा को यहाँ पे लिख दिया, तो n इंटू लेमडा ये आपका आ गया, ये आपका रिलेशनशिप वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी एनटीपीसी में, एक ध्वनि तरंग जो है, एक ध्वनि तरंग में फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एक ध्वनि तरंग की 3.5 किलो हर्ट्ज है, और इसका तरंगदैर्घ्य कितना है, तो 0.1 मीटर है, और इसे 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 700 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। एलपी में पूछा गया 30/8 को, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। तो देख सकते हैं आप जाकर के इस डेट को निकाल करके पेपर। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे, गिवन क्या, फ्रीक्वेंसी तरंग कितना 3.5 किलो हर्ट्ज, तो मैंने लिख लिया भाई फ्रीक्वेंसी 3.5 किलो हर्ट्ज। उसके बाद हमको दिया हुआ तरंगदैर्घ्य 0.1 मीटर, तो डिस्टेंस हमें दे दिया 700 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया, ये यूनिट देखिएगा किलो हर्ट्ज में दिया हुआ, किलो हर्ट्ज में। तो डिस्टेंस भी हम लोग क्या चीज में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे। और लेमडा आपका वेवलेंथ क्या चीज में होता है, मीटर में होता है, एसआई यूनिट, ठीक है। सबको एसआई यूनिट में लेंगे हम लोग, ठीक। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो डाटा दिया हुआ, अब हमको निकालना क्या, टाइम निकालना, ठीक है। हमको निकालना क्या, टाइम। तो टाइम क्या होता है, फॉर्मूला टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो हमको डिस्टेंस दिया हुआ है भाई, हाँ, तो डिस्टेंस तो दिया हुआ, या क्या स्पीड भी दिया हुआ, स्पीड नहीं दिया तो स्पीड हम कैसे निकाल लेंगे, अभी फॉर्मूला आपको बताया था v इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा। तो बस सिंपल सा मैंने वेलोसिटी करके n इंटू लेमडा किया, n आपको दिया हुआ तो 3.5, उसके बाद लेमडा का वैल्यू 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर यहाँ मैंने पुट कर दिया। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू आया 0.35 ये मीटर आ गया आपका वेलोसिटी, सॉरी मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड आएगा, आप यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगा। और यही वेलोसिटी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो वही किया है, डिस्टेंस मैंने निकाल लिया 0.7। देखो भैया 700 मीटर था, मैंने इसको किलोमीटर में कवर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि एसआई यूनिट पे हमें रखना, तो किलोमीटर में लेके चलेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी किलो हर्ट्ज में दिया हुआ था, लेमडा मीटर में दिया हुआ था, एसआई यूनिट उसका मीटर ही होता है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 0.7 यहाँ मैंने पुट कर दिया, और 0.35 मैंने यहाँ पे नीचे पुट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो हम 2 सेकेंड इसका आंसर पा लिए, ठीक है। यानी कि इसका कितना समय लगेगा, तो 2 सेकेंड समय लगेगा। क्लियर है मेरे भाई। तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे सारी चीज़ें। एक बार नहीं आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, यही सेम एज इट इज सवाल पूछा गया था, केवल यूनिट का खेल किया गया। देख लीजिए 13/8 को फिर से यहाँ पे पूछा गया था, एलपी शिफ्ट 2 में, ग्रुप डी में भी यहाँ 30/8 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में। एक ध्वनि की आवृत्ति दी हुई है 4 किलो हर्ट्ज, तो आप इसको देख के समझ रहे हैं क्या है 4 किलो हर्ट्ज, बताइए तो क्या इसका मतलब क्या है कि कोई भी तरंग जो 1 सेकंड में कितना बार दोलन कर रहा है, 4 बार दोलन कर रहा है। कितना अच्छा सा बात आपको लगा। अब यहाँ पे आपको समझ में क्या आ गया कि, हाँ चलिए ठीक है। अब तरंगदैर्घ्य दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर क्या समझ, दो स्ट्रिंग के बीच, दो गर्त के बीच, दो संपीड़न या दो विलडन के बीच की दूरी दी हुई है तरंग की, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, ध्वनि तरंग द्वारा कितना दूरी 3.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी आपको टाइम निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुआ आपको कितना 4 किलो हर्ट्ज, लेमडा दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, तो हम इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.4 मीटर, बस यही खेला था। डिस्टेंस 3.2 किलोमीटर में दिया हुआ, तो टाइम निकाल लेंगे, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस को यहाँ बता दिए, और स्पीड हमको पता नहीं था, तो स्पीड हमने यहाँ से निकाल लिया v इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा। एन की वैल्यू आपको दी हुई है, ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई, देखिए 4 किलो हर्ट्ज यहाँ पे पुट कर दिए, उसके बाद 4 किलो हर्ट्ज, उसके बाद लेमडा, सॉरी 4 किलो हर्ट्ज यहाँ मैंने पुट किया, ये जो है आपका 4, ये यहाँ पुट कर दिया, लेमडा आपका 0.4 यहाँ पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया तो 1.6 मीटर पर सेकंड आया, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, यहाँ से आपका 2 सेकंड, यहाँ पे भी 2 सेकंड इसके आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल आपके एग्जामिनेशन में जो पूछा गया था, ग्रुप डी में ये भी पूछा गया था, इसको आप देखिएगा जरूर से। कोई तरंग जो है 10 सेकंड में 30 बार दोलन करती है, 10 सेकंड में 30 बार दोलन करती है, तो इस तरंग का वेग 60 मीटर प्रति, तरंग का तरंगदैर्घ्य लेमडा निकालना है हमको मेरे भाई। तो हमको लेमडा निकालना, तो v इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा। v पता होना चाहिए, v दिया हुआ 60 मीटर पर सेकंड, n पता होना चाहिए, n नहीं दिया हुआ, हमको लेमडा निकालना है। तो n निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, देखिए 30 बार दोलन करती है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में 30 बार दोलन करती है, तो 1 सेकंड में कितना दोलन करेगी, तो उसे हम क्या निकालेंगे,
फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो 10 सेकंड में 30 बार दोलन करती है तो 1 सेकंड में कितना बार दोलन करेगी, तो 3 बार। तो एन का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया। भी का वैल्यू आपको दिया होता 60, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिया तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड आपका 20 मीटर आपका जो होगा इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, देखिए समझे या नहीं समझे। आपको पूछा गया था क्या कि v इक्वल्स टू एन इंटू लेमडा होता है। आपसे पूछा गया था लेमडा का वैल्यू, आपको वैल्यूसिटी दे दिया गया था। तो यहाँ पे वैल्यूसिटी तो पुट कर लेते, लेमडा आपको निकालना था, एन नहीं पता था। लेकिन आपको दिया हुआ क्या था कि 10 सेकेंड में 30 बार दोलन करती है कोई वेव की पार्टिकल्स, और हमको फ्रीक्वेंसी क्या पता है कि 1 सेकेंड में वो कितना बार दोलन करेगी। तो 1 सेकेंड में हमने इसको निकाल दिया, 30 को 10 से डिवाइड करके, तो 3 किलोवाट, जिससे आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से ये सवाल आपको पूछ लिया गया तो इसको भी देख लीजिए, ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी यहाँ से पूछ लिया गया तो इसको हम लोग देख लेते हैं। नोड्स और एंटी नोड्स, निस्पंद और प्रायस्पंद होता है क्या। देखिए ये जो वेब जो दो वेब जब होता है ना एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाता है, करता है तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस देख रहे हो ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। ये देखिए कोई वेब है, एक वेब ये हो गया, ठीक है, और एक वेब और आया इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज कर गया। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस हुआ ये मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ। तो इस यहाँ से ये जो आपका क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका एंटी नोड यानी कि प्रायस्पंद। और ये जो पॉइंट आपका कहलाएगा, क्यों कहलाएगा इसको भी देखिए। दो वेब था, ये दोनों वेब के बीच का सबसे मिनिमम डिस्टेंस कहाँ, यहाँ पे दोनों आके रुक गया तो ये आपका मिनिमम डिस्टेंस। नोड जो होता है मिनिमम डिस्टेंस होता है और एंटी नोड जो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से आपको समझाया है। तो ये जो आप फिगर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए एक ये जो आपका हो गया नोड और ये जो आपका हो गया एंटी नोड्स। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से कि डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड, मतलब कि निस्पंद और प्रायस्पंद के बीच की दूरी, ये दूरी कितनी होती है, तो λ/4 होती है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। पूछा गया तो इस प्रकार से आपको ये पूछ लिया जाएगा कि दो लगातार प्रायस्पंद, ये लगातार प्रायस्पंद है और इस निस्पंद के बीच की दूरी कितनी है, तो λ/2। कैसे, तो देखिए हम इसको बना दिए। मेरा आपने लैंग्वेज सुना, मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा गया था ये कि दो, ये एसएससी में पूछा गया हुआ सवाल था, ठीक है, और आपका पीसीएस में पूछा हुआ सवाल था कि दो लगातार पूछा गया था, लैंग्वेज में इस तरह से लिख दिया था, बड़ा दिक्कत हो गया था। दो लगातार, जब मैं पीसीएस का पेपर दिया तो उसी टाइम का पूछा हुआ सवाल है। दो लगातार प्रायस्पंद और निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होगी। तो प्रायस्पंद क्या होता है, तो आप इसको प्रकार से फिगर बना लीजिए। ये दो लगातार प्रायस्पंद है ना, और बीच में एक निस्पंद, लगातार ही है ना भाई ये, और एक निस्पंद के बीच का, तो ये पूरा डिस्टेंस पूछा गया। तो यही मैंने यहाँ फिगर में किया है काम। तो हमको पता है कि प्रायस्पंद से निस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4 होती है। फिर नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4 होती है। तो इसको मैंने जोड़ दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, λ/2 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो यही चीज़ है आपका, जब दो वेब सुपर इम्पोज कर जाएगी, ठीक है, जब दो वेब सुपर इम्पोज कर जाएगी तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा नोड, और ये जो दोनों के बीच का जो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा एंटी नोड। तो यही आ गया आपका दो नोड और एंटी नोड, यानी कि निस्पंद और प्रायस्पंद के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/4। इससे आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इस तरह से भी आपको पूछ सकता है कि ये आपका जो हो गया ये दिया आपको, इस तरह से दे दिया क्वेश्चन, यानी कि ये प्रायस्पंद हो गया एंटी नोड, ये नोड हो गया। तो ये आपको पूछ लेगा कि यहाँ के बीच का डिस्टेंस तो मैंने बना लिया, या फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है ऐसे करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नोड हो जाएगा, ये नोड, ये एंटी नोड, ठीक है। फिगर याद नहीं आ रही है, ऐसे फिगर हुई, एक ऐसे फिगर दिया हुआ था आपको, देखिए हाँ ऐसे करके दिया हुआ था। तो देखिए ये क्या हो गया एंटी नोड, ये क्या हो गया नोड, और ये क्या हो गया आपका एंटी नोड, और ये क्या हो गया आपका नोड, ठीक है। तो ये पूछा गया था आपका टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्या होगा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया λ/4, ये डिस्टेंस कितना हो गया λ/4, और ये डिस्टेंस कितना हो गया λ/4, यानी कि λ/4 प्लस λ/4 प्लस λ/4, तो कितना हो जाएगा 3λ/4, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आ जाएगा तो आप हर कोई स्टूडेंट इसको नहीं बना पाएगा। एक और फिगर ले सकते हैं हम, इसको इस प्रकार से ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, और ये हो गया एंटी नोड। यहाँ से यहाँ का बीच का पूरा डिस्टेंस पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया λ/4, ये कितना हो गया λ/4, ये कितना हो गया λ/4, और ये कितना हो गया λ/4। इसको ऐड कर दीजिए, तो ये इसको ऐड करिएगा तो क्या हो जाएगा लैम्डा,
यानी कि क्या कितना हो गया प्राइस एंटी नोड, 1 2 3, 3 लगातार प्राइस स्पंद, ठीक है, 3 लगातार प्राइस स्पंद और कितना नोड है, 1 और 2, 2 लगातार निस्पंद, 2 लगातार नोड के बीच की दूरी कितनी होगी, इस प्रकार से दी जाएगी। ये फिगर आपको नहीं दिया जाएगा, फिगर देगा तो ईजी हो जाएगा आपको, समझ गए ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। एक बार और देख लीजिए इस वीडियो को, पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपका सपोर्ट रहा तो ध्वनि का धजिया उड़ाऊंगा, ध्वनि से 3 से 4 न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा, ध्वनि कंप्लीट, क्योंकि ध्वनि से 1 से 2 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बनेंगे इको के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो बताऊंगा कि ध्वनि किसके ऊपर निर्भर करती है, तापमान के ऊपर पे, प्रेशर के ऊपर में, ह्यूमिडिटी आर्द्रता के ऊपर में। उसके बाद पिच का इफेक्ट क्या होगा, रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस की एग्जांपल, ये सारी चीज़ें, प्रासर्व्य तरंगे, अपसर्व्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव, ये सारी चीज़ें वहीं पे हम लोग साउंड वो चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक ध्वनि, या फिर हो सकता है केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट, एपिसोड नंबर 2 पे क्वेश्चन भर भर के आए हुए हैं। तो आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको कंटिन्यू जरूर करूँगा, और नहीं सपोर्ट रहा तो भैया फिर ठीक है, आप लोग वहीं पर पेड क्लास या फिर जो आपको जैसे करा रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें आपको चलाई जा रही है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग जुड़ेंगे अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है आप लोग का, मैं आपको 100। अब यही टॉपिक क्या अब आपको लगता है वेव और तरंग से आपके सवाल छूट जाएंगे, मतलब जो ईमानदारी से आज पढ़ लिए हैं एक बार, और दोबारा आपने खुद से ये पीडीएफ को डाउनलोड करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, परेशान भी मत होइए, ठीक है। चलिए, तो सपोर्ट रहा तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे करने की कोशिश करूंगा। टारगेट 35 बिल्कुल मैं बताऊंगा, स्ट्रेटजी में कैसे करनी है, आउट ऑफ 40 लानी है, मैथ्स रीजनिंग कैसे तैयार करना, 55+ मार्क्स लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।